एस.टी. कोलरिज के साथ विलियम वर्ड्सवर्थ की रोमांटिक रिवाइवल में महत्वपूर्ण भूमिका है। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ के संबंध में आए हुए कुछ क्वेश्चंस का अध्ययन करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770-1850। एक क्वेश्चन यूजीसी नेट का दिसंबर 2004 का है, दिसंबर 2004। द फाइनल वर्जन ऑफ द प्रील्यूड अपीयर्स इन, यानी द प्रील्यूड का जो फाइनल वर्जन है वो कब आया था? तो ये 1850 में आया था। आंसर 1850। और वर्ड्सवर्थ के निधन के पश्चात जो है प्रील्यूड का प्रकाशन हुआ था। द प्रील्यूड आर ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड इज एन autobiographical poem in blank verse by the English poet William Wordsworth, intended as the introduction to the more philosophical recluse which Wordsworth never finished। तो इसमें पहली जानकारी ये है कि जो द प्रील्यूड है ये ऑटोबायोग्राफिकल है। सेकंड, इसका वैकल्पिक नाम है ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। तीसरी जानकारी है कि ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। और चौथी जानकारी कि जो वर्ड्सवर्थ साहब थे वे चाहते थे कि इसे रिक्लूस के इंट्रोडक्शन के रूप में लिखना। अब यह अलग बात है कि रिक्लूस कभी पूरी नहीं हुई, यानी रिक्लूस का जो उनकी योजना थी उसे कंप्लीट नहीं कर पाए, पूरा नहीं कर पाए। और रिक्लूस की भूमिका के रूप में वे द प्रील्यूड लिखना चाहते थे। द प्रील्यूड जिसमें 14 बुक्स हैं, 14 बुक्स हैं। सेकंड क्वेश्चन है द कैरेक्टर ऑफ द लीच गैदरर अपीयर इन। ये दिसंबर 5 का है, यूजीसी नेट का ही है। तो जो लीच गैदरर है ये इनकी वर्ड्सवर्थ की प्रसिद्ध कविता है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। तो लीच गैदरर का कैरेक्टर रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में आता है और यह एक लिरिक पोयम है। थर्ड क्वेश्चन, ब्लिस वाज इट इन दैट हेवन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन। ये बहुत ही प्रसिद्ध वर्ड्सवर्थ की पंक्तियां हैं। ब्लिस वाज इट इन दैट हेवन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन। तो क्वेश्चन है नेट का 08 का 2008 का। दिस आकर्स इन अ पोएम बाई, मतलब ये पोएम जो है किसकी है, कहाँ से ली गई है? तो ये पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की है और द फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आती है। आंसर फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 4th 5th लाइन्स बाय वर्ड्सवर्थ, यानी द फ्रेंच रिवॉल्यूशन की 4th 5वीं पंक्ति है ये। ब्लिस वाज इट इन दैट हेवन टू बी अलाइव। चौथा क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ मेंशंस अबाउट बर्न्स एंड चैटरटन इन द पोएम। तो किस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने बर्न्स और चैटरटन का नाम लिया है, का उल्लेख किया है? तो रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, जिसे लीच गैदरर भी कहा जाता है। तो रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में वर्ड्सवर्थ ने बर्न्स और चैटरटन का उल्लेख किया है। पांचवा क्वेश्चन, द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रूथ इज। रूथ का वैकल्पिक टाइटल क्या है? तो रूथ का वैकल्पिक टाइटल है द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर।
The alternative title of Ruth is The Influence of Nature. 6th question. What is common to the following poems? तो ये नेट का 2009 का क्वेश्चन है. वर्ड्सवर्थ द रिक्लूस, शेलीज द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ, बायरन डॉन जुआन, कीट्स हाइपेरियन. तो इन सबका में कॉमन क्या है? कॉमन यही है कि सभी क्या हैं? फ्रेगमेंटेड हैं, अनफिनिश्ड हैं. दे आर ऑल अनफिनिश्ड पोएम्स. तो जो द रिक्लूस है वो भी क्या है? वर्ड्सवर्थ का प्रोजेक्ट जो था द रिक्लूस का, वो अधूरा रह गया है, अनफिनिश रह गया है. अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन. स्पॉट्स ऑफ टाइम एक टर्म है, स्पॉट्स ऑफ टाइम. तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने टर्म कहाँ दिया था? स्पॉट्स ऑफ टाइम. विलियम वर्ड्सवर्थ coined the famous phrase spots of time in the prelude book 12th. तो यूजीसी का है, जून 10 का क्वेश्चन है नेट का. स्पॉट्स ऑफ टाइम जो फ्रेज है विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रील्यूड के 12वीं पुस्तक 12th बुक में दिया है ए टर्म स्पॉट्स ऑफ टाइम. 8वां क्वेश्चन. द प्रील्यूड इज इन 14 बुक्स. यानी ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि प्रील्यूड में कितनी बुक्स हैं? 14 बुक्स हैं. 9th क्वेश्चन. द लाइन्स दैट शेक्सपियर स्पेक द फेथ एंड मोरल्स हेल्ड विच मिल्टन हेल्ड. दैट शेक्सपियर स्पेक द फेथ एंड मोरल्स हेल्ड विच मिल्टन हेल्ड अपीयर्स इन. तो किसमें लाइन्स आती हैं, पंक्तियाँ आती हैं? तो ये आती हैं, इट इज़ नॉट टू बी दो ऑफ दैट फ्लड. इट इज़ नॉट टू बी दो ऑफ दैट फ्लड. एक सॉनेट है, उसमें ये पंक्तियाँ आती हैं. 10. द नेम ऑफ द कॉटेज ऑफ माइकेल इज. तो माइकेल की कॉटेज का नाम क्या था? तो उसका नाम था द इवनिंग स्टार. माइकेल की कॉटेज का नाम द इवनिंग स्टार था. 11th. वी आर लेड अस्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल. वी आर लेड अस्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल. तो ये पंक्तियाँ कहाँ आती हैं? ये पंक्तियाँ टिंटन एबी में आती हैं. 12th. आइडेंटिफाई द सोनेट अपॉन सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. आंसर. Nuns fret not at their convent's narrow room. Nuns fret not at their convent's narrow room. 1807. ए नेट दिसंबर 13 का क्वेश्चन है. आइडेंटिफाई द सोनेट अपॉन सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. Nuns fret not at their convent's narrow room. 13. The leech gatherers' resolution and independence 1807 had a deep influence on Thomas Hardy. देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी है कि जो लीच गैदरर पोएम है इनकी, उससे टॉमस हार्डी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे. 14th. नेम द पोएम. The gods approve the depth and not tumult of the soul. The gods approve the depth and not tumult of the soul. TGT 9 का क्वेश्चन है, तो लाउडेमिया का है. बेस्ड ऑन ए स्टोरी फ्रॉम द ट्रोजन वार. लाउडेमिया जो है वो ट्रोजन वार पर आधारित एक कहानी है और लाउडेमिया में है द गॉड्स अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट ट्यूमल्ट ऑफ
द सोल। 15 वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 ईयर्स एमंग द। 50 साल वर्ड्सवर्थ कहाँ किसके साथ रहे? तो 50 साल वर्ड्सवर्थ कम्बरलैंड में डेल्स मैन के साथ रहे। तो वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 ईयर्स एमंग द कम्बरलैंड डेल्स मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 डिस्क्रिप्टिव स्केचेज एंड इवनिंग वॉकिंग। तो ये वर्ड्सवर्थ की प्रारंभिक रचना है, डिस्क्रिप्टिव स्केचेज एंड इवनिंग वॉकिंग। 1793 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसे पब्लिश करवाया था। डिस्क्रिप्टिव स्केचेज एंड इवनिंग वॉकिंग, विलियम वर्ड्सवर्थ, 1793। 17th फॉर हिज पोम इमोर्टैलिटी ओड वर्ड्सवर्थ इज इंडेटेड टू वागन्स द रिट्रीट। हेनरी वागन एक मेटाफिजिकल पोएट थे, उन्होंने द रिट्रीट कविता लिखी थी। और जो वर्ड्सवर्थ का इमोर्टैलिटी ओड है, अमरता वाला जो ओड है, इमोर्टैलिटी ओड, ये वागन की द रिट्रीट से प्रभावित है। 18th द ओनली लव सॉनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ इज। वर्ड्सवर्थ ने का केवल अकेला लव सॉनेट कौन सा है? व्हाई आर्ट दाउ साइलेंट। व्हाई आर्ट दाउ साइलेंट वर्ड्सवर्थ का ओनली लव सॉनेट है। 19 द पोम हैप्पी वॉरियर is partially a commemoration on the death of। वर्ड्सवर्थ की पोम है हैप्पी वॉरियर। तो ये वर्ड्सवर्थ के जो भाई थे जॉन वर्ड्सवर्थ, उनकी डेथ हो गई थी और उसी पर उन्होंने हैप्पी वॉरियर लिखी थी। तो आंसर होगा हिज ब्रदर जॉन वर्ड्सवर्थ। 20 विच इज वर्ड्सवर्थ्स फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री। वर्ड्सवर्थ की पोएट्री की पहली वॉल्यूम कौन सी है? तो डिस्क्रिप्टिव स्केचेज है। 21 प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड केम इन। तो जो लिरिकल बैलेड में प्रीफेस जो है कब जोड़ा गया था? तो ये दूसरे संस्करण 1800 में 1800 में जोड़ा गया था। 22 इन द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड वर्ड्सवर्थ एग्जामिन अ सॉनेट ऑफ ग्रे विच वन। यानी जो लिरिकल बैलेट का प्रीफेस था सेकंड एडिशन का 1800 में, उसे वर्ड्सवर्थ ग्रे के एक सॉनेट को एग्जामिन करते हैं। वो ग्रे का सॉनेट कौन सा है? तो वो है ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट। ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट ये थॉमस ग्रे का सॉनेट है। 23 वेयर डज वर्ड्सवर्थ कंपेयर हिमसेल्फ टू एन यूलियन हार्प। ने वर्ड्सवर्थ ने अपने को यूलियन हार्प से कब कंपेयर किया था? अपनी तुलना यूलियन हार्प से कब की थी, कहाँ की थी? तो उन्होंने प्रील्यूड में अपनी तुलना यूलियन हार्प से की है। 24 विच ब्रिटिश यूनिवर्सिटी फिगर्स इन विलियम वर्ड्सवर्थ्स प्रील्यूड। यूजीसी नेट का 16 का क्वेश्चन है। तो द प्रील्यूड बुक 6th इज नेम्ड कैम्ब्रिज एंड द एल्प्स इन विच ही टॉक्ड अबाउट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। यानी प्रील्यूड की जो बुक 6 है उसमें वर्ड्सवर्थ अपने अल्मा मेटर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। वर्ड्सवर्थ ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बारे में बात द प्रील्यूड में की है। वर्ड्सवर्थ की जो शेष क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन से देखते हैं।
इन वर्ड्सवर्थ प्रीलूड द बॉय ऑफ विनएंडर इज अफेक्टेड बाय द बॉय विनएंडर इज अफेक्टेड बाय म्यूटनेस। तो प्रीलूड में एक विनएंडर है और विनएंडर म्यूटनेस से प्रभावित है। विनएंडर इज अफेक्टेड बाय म्यूटनेस। 26 व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ मेट कॉलरिज। वर्ड्सवर्थ कॉलरिज से कब मिले, तो ये 1797 में मिले थे, 1797 में। 27 द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी इज इन, तो एक पंक्ति है द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी वर्ड्सवर्थ की किस कविता में है, तो यह द टिंटन एबी में है। 28 एइसा EISHA द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स वर्ड्सवर्थ की कविता है द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स। द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स इज अ पोम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इन दिस पोम वर्ड्सवर्थ एक्सप्रेसेस द लॉस ऑफ अ यंग गर्ल with lots of pain and sorrow. Name of young girl is Aisha. तो द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स एक युवा लड़की EISHA एइशा के ऊपर लिखी गई है। 29 लूसी पोम्स वर्ड्सवर्थ की लूसी पोएम बहुत प्रसिद्ध हैं। ये रूसो के बैक टू नेचर पर लिखी गई हैं और इनकी संख्या 5 है। लूसी पोएम द लूसी पोएम्स आर सीरीज ऑफ 5 पोएम्स composed by Wordsworth between 1798 to 1801. All but one were first published during 1800 in the second edition of Lyrical Ballads. तो 5 लूसी पोएम हैं, इनमें से 4 लूसी पोएम लिरिकल बैलड्स के 1800 वाले एडिशन में प्रकाशित हुई हैं। एक लूसी पोएम बाद में प्रकाशित हुई है। 30 Wordsworth composed some of his finest poems during the years. ये TGT 2005 का क्वेश्चन है कि वर्ड्सवर्थ ने अपनी कुछ सबसे अच्छी कविताएं कब लिखी थी, तो ये 1798-99 यानी 1798 से 1799 के दौरान उन्होंने अपनी कुछ सबसे अच्छी कविताएं लिखी थी। थैंक यू।